वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए जो हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स का जीएनटी, नीट और जेडबलई और अदर क्लासेस के लिए ऑप्टिक्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं किरण प्रकाश की। और उसमें हमारा टॉपिक आज प्रिज्म तक पहुंच गया है। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन की सारी कंडीशन, लेंस, मिरर, पावर ऑफ लेंस, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये लेक्चर प्रिज्म पर बेस्ड है और इस प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा जाएगा। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा हेल्प होगी यहाँ पर समझने पर और अच्छा भी लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो प्रिज्म से। आपने प्रिज्म स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा आपने कि एक सिंपल सा ट्रायंगुलर शेप में एक कांच का ब्लॉक होता है, जिसमें क्या होता है कि 3 आयताकार सतह होती है तथा 2 त्रिभुजाकार सरफेस होती है, जिससे मिलकर प्रिज्म बना होता है। कैसे, ध्यान से देखिए, समझते हैं। आप देखें, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कांच का ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम का ऐसा पार्ट जिसकी 3 आयतक सतह कितनी होती है, आयताकार या रेक्टेंगुलर होती है। जिसकी 3 सरफेस होती है वो कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर। कौन कौन सी, पहली, दूसरी और ये तीसरी। मतलब हम यहाँ से गिना तो ये पहली क्या है, ये देखेंगे आप, रेक्टेंगल आयत बना रही है। ये दूसरी कौन सी है, ये भी आयत बना रही है। और तीसरी ये वाली सरफेस, ये भी आयत बना रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है या आयताकार होती है और 2 त्रिभुजाकार, एक नीचे वाली आधार और एक इसका ये वाला शीर्ष। ये शीर्ष त्रिभुजाकार है और ये भी त्रिभुजाकार है। तो हम कह सकते हैं 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से या ट्रांसपेरेंट मीडियम वाली सरफेस से मिलकर बनने वाले पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, इसी को हम कहते हैं अपवर्तित सरफेस। यदि प्रकाश किरण यहाँ से आपतित होगी तो अपवर्तित इसी सरफेस से होगी, ठीक है। यदि वो यहाँ से आपतित होगी तो अपवर्तित इस सरफेस से होगी, ठीक है। हाँ ठीक है। अब त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार जो सरफेस होती है उसमें जो एंगल बनता है, ये इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। और कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, और ऐसे दर्शाते हैं। तो ये सिंपल सा प्रिज्म का वो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं मेन जो पढ़ना है आज हमको, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। पढ़ते हैं, इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो मैं इधर एक डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से, जिससे आपको अच्छे से समझा सकूँ। आपके पास नोट्स है, आप नोट्स लेके बैठे समझने के लिए, और या मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। ये प्रिज्म है ए बी सी। क्या है, ए बी सी का हमने क्रॉस सेक्शन लिया, या उसके ट्रायंगुलर सरफेस। आप देखेंगे इस प्रिज्म के यहाँ पे आपतित हो रही है किरण, कहाँ पे, इस सरफेस पे, है ना। इसकी किसी एक सरफेस पे, यहाँ पे आपतित हो रही है, ठीक है। ये प्रिज्म ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पे कोई किरण आपतित हो रही है जिसका हमने क्रॉस सेक्शन ये लिखा हुआ है ए बी सी। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक प्रकाश किरण पी क्यू, एक प्रकाश किरण पी क्यू को क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं। इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण। अब हमने पढ़ा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या। यहाँ तो अंदर कांच है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, सघन माध्यम हो गया। इसके बाहर क्या है, यहाँ भी वायु है, एयर है। और यहाँ भी क्या है, वायु है, एयर है। और हमको मालूम जो वायु होती है वो क्या होती है, विरल माध्यम, रेरर मीडियम। तो यहाँ भी क्या हो गया, विरल माध्यम। अंदर ये हो गया सघन माध्यम कांच, इसको लेंगे μ1, तो ये कितना हो जाएगा, μ2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और ये हो जाएगा μ1, क्योंकि वायु का तो μ1 है, ठीक है। अब ये कंडीशन आप समझ गए। प्रिज्म के बाहर सर विरल माध्यम है दोनों तरफ, और अंदर कौन सा माध्यम, सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ अभिलंब है क्या, नहीं है, तो अभिलंब बना लेते हैं। तो इस सरफेस पे 90 डिग्री पे कोई भी लाइन खींच दूँ तो वो क्या हो जाएगा, उसका अभिलंब। तो यहाँ खींच देता हूँ मैं ये, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अभिलंब। किसके लिए, पी क्यू के लिए। तो मैंने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस किरण को जाना कैसे चाहिए था, यदि ये
अपवर्तित नहीं होती तो आगे ऐसी बढ़ती, ऐसी बढ़ती। बट क्या हो गई है, अपवर्तित होगी तो कहाँ जाएगी वो, किसकी तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ। तो अभिलंब ये है, तो ये किरण कहाँ झुक जाएगी, इधर। तो अभिलंब की तरफ झुका देते हैं, ये झुक गई और ये दूसरी सरफेस पे आ गई। तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये यहाँ जाना था, वह झुक के कहाँ आ गई, वो यहाँ पे आ गई, अभिलंब की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये हो जाता है, यहाँ पे मिल जाता है हमको एक पॉइंट आर। ठीक है, अब इस सरफेस में आती है, इस सरफेस में फिर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे अभिलंब नहीं है, यहाँ भी एक अभिलंब बना लेते हैं 90 डिग्री करके, ये एक और अभिलंब का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये अभिलंब हो गया। तो अब क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब है, इससे क्या होगी, ये दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर कैसे हटेगी, इसको जाना चाहिए था ऐसे, वो अभिलंब से दूर हटके कैसे हो जाएगी, वो यहाँ चली जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी और थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, तो इसको बोलेंगे। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, ये हो गया, ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, इसको बोलेंगे एन। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको कौन सी किरण बोलेंगे, निर्गत किरण, क्योंकि बाहर निकली है ये एग्जिट रे। और ये जो बीच में है, ये इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, याद रखें, अपवर्तित किरण। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आते हैं हम एंगल लिखते हैं, तो आप एंगल समझे पहले। अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको कैसे दर्शाते हैं, आई से, उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो कौन सी किरण है, निर्गत किरण है, तो ये क्या है, निर्गत यानी निकल रही है। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, निर्गत कोण ई। ठीक है, अपवर्तित किरण तो बीच वाली है, अभिलंब ये है, दो अभिलंब है और अपवर्तित किरण एक है, तो अभिलंब दो हैं, तो इनके साथ दो अपवर्तन कोण बनेंगे। तो पहले अभिलंब के साथ R1, दूसरे के साथ क्या बनेगा, R2। ठीक है, ये R1 बन गया या R2 बन गया। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी, तो ध्यान से ये डायग्राम कॉपी करें। अब आता है एक अलग से एंगल आएगा, जो क्या होता है, ध्यान दें, जो कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनता है, उस एंगल को बोलते हैं विचलन कोण या डेविएट एंगल। जैसे इसको पीछे मिला दें तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे डेल्टा। इस डेल्टा को क्या बोलेंगे, विचलन कोण। डेल्टा इज इक्वल टू होगा विचलन कोण या डेविएट एंगल, या डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। किसके बीच में बनता है, हमेशा याद रखना, ये जो हमारी आपतित किरण और निर्गत किरण होती है उनके बीच में बनता है। इसी से तो पता चलता है कि प्रिज्म ने इसको कितना डेविएट किया है या कितना विचलित किया है अपने मार्ग से। तो आप देख सकते हैं कितना विचलित किया है, इतना विचलित किया है, तो यही एंगल क्या कहलाएगा, डेल्टा। इसी को बोलते हैं विचलन कोण, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। तो ये होता है हमारा पूरा डायग्राम। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया तो इसको दे देंगे एम नाम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। आई होप जहाँ तक आपको समझ में आएगा। आपके पास जो नोट्स है उससे प्रॉपर अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देख ले, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जिसको नोट्स मिल गए हैं ठीक है, जिसको नहीं मिला है व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें नोट्स करके, तो उसे नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। कौन सा एंगल, प्रिज्म एंगल। ठीक है, इसको एंगल ए से दर्शाएंगे। ठीक है, एंगल ए से। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे और डेरिवेशन को हम कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान से देखें, आप समझे। अब सबसे पहले हम एक चतुर्भुज ले रहे हैं, इसमें चतुर्भुज, ध्यान से देखें, चतुर्भुज कौन सा ले रहे हैं, AQNR। कौन सा, AQNR। ये जो चतुर्भुज दिख रहा है इसको ले रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें चार एंगल होंगे। पहला एंगल है एंगल ए, एंगल ए। हमने पढ़ा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। हम उसी के बेस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल है, देखो पहला एंगल है, दूसरा होगा AQN, AQN। तीसरा एंगल क्या होगा, QNR, QNR। और चौथा एंगल होगा ARN, ARN।
इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं। एंगल ए का वैल्यू तो एंगल ए है। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो एंगल है कौन सा एंगल, ए क्यू एन, ए क्यू एन। आप देखेंगे इसमें क्या खींचा हुआ है, अभिलंब। क्या बना हुआ है, अभिलंब। तो ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है, तो आप देखेंगे कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा ए क्यू एन की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस क्यू एन आर। क्यू एन आर का कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसको लिख देंगे एंगल क्यू एन आर प्लस ए आर एन। फिर देखेंगे अब यहाँ पे भी अभिलंब खींचा है, ए आर एन पे। अभिलंब के लिए कितना लेंगे, 90 डिग्री। अभिलंब 90 डिग्री पे ही खींचता है, 360 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ए प्लस क्यू एन आर, 90 और 90 कितना हो गया, 180 माइनस 360। ये इधर प्लस के इधर आके काय को हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। क्यू एन आर 360 माइनस 180, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 180। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन आर 180। और एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस एंगल क्यू एन आर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पहली वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। क्या बना देंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड लेंगे ट्राइंगल क्यू एन आर। अब ट्राइंगल क्यू एन आर कौन सा, क्यू एन आर, क्यू एन आर। ट्राइंगल लिए त्रिभुज, इसमें 3 कोण होंगे, तीनों का योग कितना होगा, 180। हम सोचते त्रिभुज के 3 कोण। सबसे पहले लेंगे आर क्यू एन, कौन सा, आर क्यू एन प्लस क्यू आर एन, क्यू आर एन। और तीसरा एंगल होगा क्यू एन आर, तीसरा होगा क्यू एन आर। ठीक है, ये हो जाएगा 180 के बराबर। अब हमारे पास आर क्यू एन कितना है, आर क्यू एन R1 है, यहाँ लिख देंगे R1। क्यू आर एन कितना, R2 है, R2 लिख देंगे। और क्यू एन आर की वैल्यू नहीं पता हमको, 180। यहाँ से निकाल लेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 180 माइनस क्यू एन आर। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। तो आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आर एच एस बराबर है तो इनके एल एच एस भी बराबर हो जाएंगे। तो आर एच एस बराबर तो एल एच एस बराबर कर देते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू जाएगा, ये एंगल पे रहेंगे, सॉरी ये एंगल है ना, एंगल। इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2। एंगल पूरे कैंसिल तो हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ से आ जाती है। इक्वेशन 3 बना देंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी इक्वेशन 3 तक इस डायग्राम के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं और इजी बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आगे हम क्या करेंगे, अब एक ट्राइंगल और लेंगे। देखें, एक ट्राइंगल हमने क्यू एन आर नीचे वाले लिए, अब लेंगे क्यू एम आर। क्यू एम आर, क्यू एम आर तो ले लेंगे मगर ये एंगल की वैल्यू हमको नहीं पता है, यहाँ की और यहाँ की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको निकालेंगे पहले। देखें कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। मैं इसको बना रहा हूँ डायग्राम में, खाली उतना जितना सॉल्व हो सके। आप देखेंगे वो ये बना हुआ है डायग्राम। यहाँ से एक सरफेस ये है, एक ये किरण आई, दूसरी ये, एक अभिलंब ये है, दूसरा अभिलंब ये, तो तीसरा हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी। ठीक है, क्यू एम आर की। हमारे पास यहाँ आई एंगल है, यहाँ कौन सा एंगल, ई है। यहाँ आई एंगल है, यहाँ है ई एंगल, और नीचे दिया हुआ R1 R2। हमको इस एंगल का मान निकालना है। अब इस एंगल का मान कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा है जब ऐसे क्रॉस में कोई एंगल बने होते हैं, जैसे यहाँ पे आई है तो इसका मान भी कितना होगा, आई है। क्रॉस पे बने हैं, इसका मान ई है तो इसका मान भी कितना होगा, ई होगा। तो वैसे ही यहाँ पे आई है तो ये पूरे की कितनी वैल्यू हो जाएगी, आई। ठीक है, इतने पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। और इतने छोटी की निकालना है तो कितना कर देंगे, आई माइनस R1 कर देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा बना के बताता हूँ मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये जो आई है इसके सामने का पूरा एंगल क्या होगा, आई होगा। मैं छोटा वाला कितना है, R1। तो और ये छोटे वाले की निकालना है, क्योंकि ट्राइंगल क्यू एम आर ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो इस पूरे आई से कितना निकाल देंगे, R1 निकाल देंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई माइनस R1। कितनी आएगी, आई माइनस R1। वैसे ही यहाँ पे ये पूरा एंगल कितने का, ई का, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, ई होगा। जब ये पूरा ई है और छोटे का मान निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा,
ई से कितना निकाल देंगे R2, क्योंकि नीचे क्या दिया हुआ R2। तो हमारे पास दो एंगल आ जाएंगे, और पहला जाएगा I माइनस R1 जो कौन सा एंगल कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। और दूसरा जाएगा E माइनस R2 जो कौन सा एंगल कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये से सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे बना हुआ है डेल्टा एंगल, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखते जाएं आप। अब सॉल्व करते हैं, हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल QMR से। कैसे, QMR से। अब ट्राइंगल QMR लगा रहे हैं इसमें, तो QMR में एंगल देखें, सबसे पहला एंगल क्या आएगा इसमें, हाँ ट्राइंगल QMR थोड़ा सा अलग है। ट्राइंगल QMR ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखें, ये इधर से ऐसा। यहाँ पे कौन सा कोण है, डेल्टा है, इसका मान कितना है I माइनस R1, इसका मान कितना है E माइनस R2, ठीक है। इसी कंडीशन समझे। यदि मैं यहाँ रख दूँ x, यहाँ रख दूँ y, और यहाँ रख दूँ z, तो इसको समझ लो, कंडीशन ये है ना। इस ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ट्राइंगल ये बना हुआ है, QMR किस फॉर्म में बना हुआ है, ये बाहर है और ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसमें देखो, एक कोण है ये बाह्य कोण है, सॉरी, एक कोण है ये बाह्य कोण z, और दो अंतः कोण है। तो त्रिभुज की कंडीशन कहती है बाह्य कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जो भी बाह्य कोण है उसका मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यदि इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में कैसा होगा, तो डेल्टा का मान कैसे निकलेगा, तो डेल्टा का मान ऐसे निकलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू R1 माइनस R1 सॉरी प्लस E माइनस R2, ठीक है। कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। R वालों को एक साथ लिख लेंगे, I माइनस E सॉरी प्लस E, ये इधर आ जाएगा, माइनस का R1 माइनस का R2, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो I प्लस E, माइनस कॉमन निकलेगा तो प्लस के हो जाएंगे दोनों, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू। अब हमको मालूम है, हमने इससे पहले इक्वेशन 3 पे सॉल्व करके आया। इक्वेशन 3 पे क्या कहता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना था A। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, R1 प्लस R2, तो इसकी यहाँ में क्या रख देंगे हम, इक्वेशन 3 से यहाँ हो जाएगा A। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी चौथी, जो मोस्ट IMP कंडीशन कहलाती है किसकी, इस डेरिवेशन की। ये कहलाता है डेविएट एंगल निकल गया, यहाँ से क्या है, विचलन कोण निकल गया, कितना विचलन करेगा यही हमको निकालना रहता है। तो आप देखेंगे ये पूरा सॉल्यूशन हमने इतना किया इस डायग्राम के माध्यम से, और हमारे पास सॉल्यूशन कितना आया, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, चौथी इक्वेशन। अब कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन IMP है। कंडीशन समझे अच्छे से, कंडीशन कंडीशन क्या कहती है, जब मिनिमम सॉरी अल्पतम विचलन कोण हो, क्या हो, विचलन कोण हो। ये IMP है, या याद रखें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अल्पतम विचलन कोण हो या मिनिमम डेविएशन एंगल हो, कितना, मिनिमम डेविएशन एंगल हो। तो क्या करेंगे, मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखें। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें इनके बीच में I और सॉरी डेल्टा और I, यहाँ पे I क्या है, आपतन कोण है, डेल्टा क्या है, विचलन कोण है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनता है, ये कहाँ से पाया गया, एक्सपेरिमेंटली। तो आप देखेंगे सबसे यहाँ पे पहले सबसे ज़्यादा था डेविएशन एंगल, धीरे धीरे कम आया और सबसे कम यहाँ हुआ। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है इस पॉइंट में, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा मिनिमम होता है, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा का मान सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे कंडीशन होती है, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E हो जाता है, और R1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R2। ये कंडीशन यहाँ पे होती है, याद रखें। जब अल्पतम विचलन होता है या सूक्ष्मतम या मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो वहाँ पे I इंसिडेंट एंगल एग्जिट एंगल E के बराबर हो जाता है, और R1 R2 के बराबर हो जाता है। कैसे होता है, ध्यान से देखें डायग्राम में, आप देखें यहाँ पे I किसके बराबर हो रहा है, मतलब जितना एंगल से ये आपतित हो रही है उतने ही एंगल कितना क्या हो रही है, ये उतने ही एंगल से निकल रही है। कब, जब ये डेल्टा एम बहुत छोटा होगा। जब ये डेल्टा एम बहुत छोटा होगा तब I इज इक्वल टू E हो जाएगा, और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो अब लिखेंगे हम डेल्टा
इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम की कंडीशन। डेल्टा मिनिमम की कंडीशन क्या कहेगी, तो इक्वेशन 3 से देखते हैं। इक्वेशन तीन क्या बनी थी हमारी, बनी थी ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यदि हमने पढ़ा है R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, उसकी जगह सब के लिख सकते हैं R लिख दे, जहाँ हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2R, तो R इज इक्वल टू क्या जाएगा A/2। ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई हमारी, R इज इक्वल टू ये वैल्यू होगी। दूसरी कंडीशन, अब इक्वेशन 4 में हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन 4 में अब भी हमने निकाला है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यही कंडीशन निकली है। अब यदि मिनिमम की कंडीशन लगाए तो मिनिमम इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है मिनिमम में क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई होता है, आई इज इक्वल टू ई होता है। तो जहाँ जहाँ भी आई ई लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं आई, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आई प्लस आई माइनस ए, तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 2i, ए इधर माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का। यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो ये जाएगा डेल्टा मिनिमम अपॉन प्लस A/2। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आ गई। आप देख सकते हैं आर का मान आ गया, आई का मान आ गया हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब स्नेल का नियम लगाते हैं, स्नेल लॉ पढ़ा है हमने 2μ1, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई और आर की वैल्यू रख देते हैं। साइन आई कितना है हमारे पास, साइन आई अब भी निकाले, आई कितना है डेल्टा m2 और आर कितना है A/2, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू। ठीक है, म्यू लिख दिए। अब यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, अब हम लिख लेते हैं यदि साइन छोटे कोण हो या एंगल छोटा होता है, तो हमने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा ले लेते हैं, हमने पढ़ा है इसके पहले, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़े। जब कोण ये दोनों छोटे हो या बहुत छोटे हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से साइन हट जाएगा और क्या आएंगे उसके एंगल बसाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा म्यू डेल्टा A/2 टोटल, यहाँ हो जाएगा साइन A/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास क्या, अगली कंडीशन क्या बची, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो म्यू इज इक्वल टू बचा डेल्टा m डिवाइड बाई ए। ठीक है, साइन नहीं आएगा यहाँ, साइन नहीं आएगा क्योंकि साइन छोटा एंगल है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिए, यहाँ साइन नहीं आएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये इक्वेशन बची, जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डेल्टा m प्लस A/A हो गया। अब सॉल्व करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड नहीं करते, इसका इंटू इधर कर लेते तो ये हो जाएगा ए म्यू डेल्टा m ए वाले को एक तरफ कर लेते तो जाएगा डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, इधर से क्या कॉमन निकाल लेते, ए कॉमन निकाल लेते तो डेल्टा m इज इक्वल टू हो जाएगा ए म्यू माइनस 1। ये इक्वेशन 5 बनती है, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम डेल्टा m निकालेंगे या मिनिमम डेविएशन एंगल निकालेंगे तो हमको इस इक्वेशन का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ये था डेरिवेशन हमारा आज का, किसके लिए, प्रिज्म के लिए। जब क्या होता है, अपवर्तन होता है किससे, प्रिज्म से, तब ये डेरिवेशन हमको आता है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूनतम विचलन निकाल सकते हैं किसका, प्रिज्म का, कि वो कितना न्यूनतम विचलन कर सकता है किसी भी प्रकाश किरण के लिए। बहुत इजी सा डेरिवेशन है, बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, तो ये आपके पास पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले चतुर्भुज लेंगे AQNR, फिर इससे सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा लेंगे ट्राइंगल QNR, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू RHS बराबर करेंगे, RHS बराबर होंगी तो फिर इक्वेशन 2 से ये कर लेंगे। फिर ट्राइंगल लेंगे QMR, फिर हम लगाएंगे इसमें बाह्य कोणों का योग अंतःकोण के बराबर होता है, बाह्य कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, वही कंडीशन लगाई, फिर सॉल्व किए तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आई। फिर कंडीशन रखे, जब छोटा होता है डेल्टा, या बहुत छोटा हो या मिनिमम हो, तब क्या कंडीशन होती है, तब यह कंडीशन होती है कि आई ई के इक्वल हो जाता है और R1 R2 के बराबर हो जाता है। तो उसी से हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की हेल्प से हमने क्या निकाला, R की वैल्यू निकाली A/2 और I की वैल्यू निकाली A प्लस डेल्टा m/2। फिर इसका सॉल्व करें हमने, स्नेल लॉ लगाया यहाँ पे, तो हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई, सॉरी इक्वेशन 5 ये है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करें, बहुत छोटे एंगल है तो साइन थीटा इज इक्वल थीटा लेंगे तो साइन हट जाएगा, थीटा आएगा, तो थीटा की जगह में यह है, रख दिए, 2 से 2 कैंसिल, ए को इधर ला के गए, फिर एक
इधर ए को क्रॉस की इक्वल के तो ये माइनस का हो, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन IMP इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसी से हम डेविएशन निकालेंगे किसका, प्रिज्म का अपवर्तन किरण के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अल्पतम विचलन की कंडीशन समझ में आएगी। अब अल्पतम विचलन में कंडीशन यही है कि याद रखें आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है, और R1 R2 के बराबर हो जाता है, ठीक है, जब बहुत छोटा डेविएशन चाहिए होता है हमें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रिज्म। ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बताइए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पढ़ते रहिए, और जहाँ भी डिफ़िकल्टी लगती है, समझ में नहीं आता, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।